Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Kuda. So let's make it together. Hello dear students, welcome back to Wings Kuda. Dear students, आज हम डिस्कस करते हैं आपका मॉक टेस्ट 1 जो कि लास्ट संडे को आपका टेस्ट हुआ था, जिसमें कि मैंने 20 क्वेश्चंस पूछे थे। दोस्तों इस टेस्ट को हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स हैव अ टेस्ट डिस्कशन। दोस्तों इसमें बहुत सीखने वाली चीज़ें हैं इस टेस्ट में। अगर आप अपनी आंखें खोल लें, अपने दिमाग खोल लें, तो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिल सकता है। क्या मिलेगा वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो दोस्तों, पहली चीज़ यहाँ सीखने की क्या है, वो ये है कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लो। ये बोलता है इज नॉट, तो नॉट को आपने याद रखना है। यहाँ पे जब आप रियल एग्जाम में होंगे तो आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी मिलेगी, तो इस नॉट को दोस्तों नीचे से अंडरलाइन कर लेना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन चार दिए गए नीचे जो आपको ऑप्शन है, इनमें से कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो देखा है दोस्तों, नीड फॉर कोऑपरेटिव्स और वो सिलेबस डिस्कशन, तो आराम से ये क्वेश्चन वो कर सकते हैं। देखिए, वॉलंटरी एंड डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, कब से मैं बोल रहा हूँ, रॉस्टेल प्रिंसिपल्स हमने साथ पढ़ लिए, 7 रॉस्टेल प्रिंसिपल पढ़े, वहां पे भी फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं, प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं। वॉलंटरी एंड डेमोक्रेटिक एसोसिएशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें कोई शक ही नहीं है। ग्रेट, तो ये वाला ठीक है। एंटी कैपिटलिस्टिक इथॉस, मैंने बोला था कि जब कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव स्टार्ट हो गए थे, कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, इट वाज एक्चुअली टू काउंटर द कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म ग्रीड ड्रिवन होता है दोस्तों, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। तो कैपिटलिज्म ने मशीनों पे ज़्यादा रिलाई किया, मशीनें बहुत लाई, लेबर को डिस्प्लेस किया, लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए। तो उन लोगों ने बोला कि हम तो कैपिटलिज्म से बाहर हो ही गए, अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कॉपरेशन को यूज़ किया टू काउंटर द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की वजह से जो लेबर डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, उस चीज़ से बचने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए दोस्तों उन्होंने कॉपरेशन स्टार्ट किया। तो ये वाला जो ऑप्शन है एंटी कैपिटलिस्टिक इथॉस, दोस्तों ये भी सही है रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एंटी कैपिटलिस्टिक इथॉस, इथॉस मतलब आइडियोलॉजी होती है दोस्तों। मूविंग फर्दर, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और डी इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, तो हमने क्या बताना है, नॉट। तो इन दो में से दोस्तों एक गलत है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि कोऑपरेटिव्स जो होते हैं दे आर फॉर इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, जनरेटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। देखिए, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बोलो या इकोनॉमिक इमेंसिपेशन बोलो, टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी सेम बात है। तो इकोनॉमिक इमेंसिपेशन इज द मोटो, इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पंचायत। सो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दोस्तों गलत है, मतलब यहाँ से गलत हो रहा है इस साइड से, लेकिन इस साइड से हमारा यही सही हो रहा है, यानी आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नॉट पूछ रहा है दोस्तों। तो जिसने भी मेरे पहले वाले वीडियोस देखे, 1-2 वीडियोस, नीड फॉर कोऑपरेटिव, सिलेबस डिस्कशन एटसेट्रा, तो दोस्तों आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। दिस क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट बेस्ड, यहाँ लिख दो ऊपर, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। कॉन्सेप्ट की एक, आपको जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, मेरे डॉक्यूमेंट पढ़ते हो या और कहीं से पढ़ रहे हो, गूगल से पढ़ रहे हो, या आपने कहीं से और सप्लीमेंट्री मटेरियल लिया, या आप कोई भी और बुक पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एकेडमिक्स में पढ़ रहे हो, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, तो पहला फोकस दोस्तों कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया था। तो लिख लेना एरियाज ऑफ फोकस, कि हमें पढ़ाई करते टाइम किन चीजों पे फोकस रखना है, एरियाज ऑफ फोकस लिख देना ऊपर, ठीक है। फिर लिखना पहली बात कॉन्सेप्ट, सो नंबर 1 इज कॉन्सेप्ट। नोट्स बनाना इस चीज का, एक
पेज ले लो, उसको ऊपर लिख लो एरियाज ऑफ फोकस। क्या बताया सर ने? पहली चीज जो हमने पढ़नी है वो कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों आपको अच्छे से समझ आएगा जो मैं आपको रिपीटेडली वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कोऑपरेटिव्स के नाम देख लो, इंडिविजुअल्स के नाम देख लो। यहाँ पे आपको अब सब क्लियर हो रहा है। सेकंड देखिए, रिसोर्स पूलिंग, कॉमन गोल, सोशल सिक्योरिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग as the most important functions performed by cooperatives were highlighted by। ये चीजें किस बंदे ने हाईलाइट की थी? ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि रिसोर्स पूलिंग, कि कोऑपरेटिव्स का काम क्या है? रिसोर्स को पूल करना। कि मुझे खोलना है 10 लाख का बिजनेस, लेकिन मेरे पास 1 ही लाख रुपए है, तो 10 लोग अपने जैसे देखूंगा, उन सबसे बात करूंगा, कोऑपरेटिव खोलूंगा, अपने रिसोर्सेज हम पूल कराएंगे, उनके पास भी एक लाख रुपए होगा, तो 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। कब से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। सो रिसोर्स पूलिंग, कॉमन गोल मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, जनरेटिंग लाइवलीहुड्स। सोशल सिक्योरिटी, कि सोसाइटी की वजह से आपको सिक्योरिटी है। दोस्तों जो कोऑपरेटिव होता है, तो कोऑपरेटिव की जितनी भी वर्थ होती है, जितनी भी कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, या कोऑपरेटिव के पास जितना भी पैसा होता है दोस्तों, वो पैसा आप कभी भी यूज कर सकते हो इन एनी फॉर्म। मतलब आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि बाकी मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है सोसाइटी में, अनएम्प्लॉयमेंट। एक बंदा अकेले नहीं लड़ सकता अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट। कोऑपरेटिव खोलो, इकोनॉमिक इमेंसिपेशन हो जाएंगी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये 4 चीजें, रिसोर्स पूलिंग, कॉमन गोल, सोशल सिक्योरिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। किसने बोला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव है? जो मैंने आपको नाम बताए थे, बार्टन भी था, कैमी भी था, एटवुड एंड बविस्कार एंड चिटसाइक। तो दोस्तों ये जो 4 नाम है, ये क्वेश्चन टफ है, मतलब अगर आपने बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ा है तो। सेकंड चीज देख लेना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट, ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा, दूसरा लिखना रीड बिटवीन द लाइंस। सर ने बोला था रीड बिटवीन द लाइंस, यानी किसी बंदे ने मुझे पहले कहा था सर ये जो आप नाम बता रहे, बार्टन ने ये बोला, कैमी ने ये बोला, एटवुड ने ये बोला, हमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे और आपको यहाँ पे अगर सब एक जैसा लग रहा है, तो मैं क्यों बार्टन का नाम ले रहा हूँ? कहीं पे बार्टन ने ये बोला, फिर मैं बोल रहा हूँ एटवुड ने ये बोला, फिर मैं बोलता हूँ चिटसाइक ने ये बोला, तो क्यों बोलूंगा मैं कि इसने ये बोला, ये बोला, ये बोला, अगर इन सब की आइडिया सेम ही है? ऐसा नहीं है दोस्तों, देयर आर डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस आपको निकालनी है कि मेन पॉइंट क्या बोला है कैमी ने, मेन पॉइंट क्या बोला है बार्टन ने। जब आप ये चीजें निकालने की, खोजने की कोशिश करोगे, डिफरेंस इन 4 फिलोसफर्स या जितने भी मैंने मेंशन किए थे, नोट्स में लिखा है आपको, इनमें डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे कि सर ने तो बार्टन लिखा है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि बार्टन भी वही बोल रहा है जो कैमी बोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। रीड बिटवीन द लाइंस एंड यू विल गेट टू नो द डिफरेंसेस, आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि चीज याद रखने की चीज थी यहाँ पे। सो इसका राइट आंसर जो है दैट इज कैमी। कैमी ने ये बातें कही थी। तो यहाँ पे सीख क्या मिल रही है? क्वेश्चन गलत हो गया, इट इज नॉट द डी डे, खत्म नहीं हुआ सब कुछ। क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन सीख क्या सकते हैं? सीख ये सकते हैं दोस्तों कि रीड बिटवीन द लाइंस, ट्राई टू डिफरेंशिएट। जहां पे आपको सब चीजें एक जैसी लग रही है, तो वहां पे डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करो, ठीक है। मूविंग फर्दर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर प्रिंसिपल अंडरलाइंग द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव? 7 प्रिंसिपल है, इनको रॉसडेल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। उनमें से गलत कौन सा है? मतलब विच इज नॉट ए कोर प्रिंसिपल। इकोनॉमिक इमेंसिपेशन कोर प्रिंसिपल है दोस्तों। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस कोर प्रिंसिपल है। कंसर्न फॉर एन इंडिविजुअल एंड डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, डेमोक्रेसी, 1 मेंबर 1 वोट। कंसर्न फॉर एन इंडिविजुअल, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि देयर शुड बी कंसर्न फॉर कम्युनिटी। अगर आपने 7 प्रिंसिपल याद रखे, और अगर आपने याद भी नहीं रखे, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को समझा है कि कोऑपरेटिव्स के कोर प्रिंसिपल्स क्या है, कोऑपरेटिव तो पूरी सोसाइटी की वेलफेयर चाहता है। यहाँ पे तो ये लिख रहा है कंसर्न फॉर एन इंडिविजुअल, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज जो है, दिस इज प्योर कॉमन सेंस, दिस इज कॉल्ड पिकिंग द ऑड वन आउट, दिस टेक्निक। इस पे कौन टेक्निक लगेगी दोस्तों? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट करो। देखो जब ये बोल रहा है इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, तो पूरी सोसाइटी की बात हो रही है। ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस,
पूरी सोसाइटी की बात हो रही है। कंसर्न फॉर एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द रॉन्ग आंसर, और यही मतलब ये रॉन्ग है, दैट इज वाई ये सही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, इसका भी ख्याल रखना है आपको। सो कंसर्न फॉर एन इंडिविजुअल कोर प्रिंसिपल नहीं है कोऑपरेटिव्स का, या रॉचडेल प्रिंसिपल नहीं है, बट कंसर्न फॉर कम्युनिटी जो सेवंथ रॉचडेल प्रिंसिपल है, अभी अपने नोट्स खोल लो, देख लो। सेवंथ आपका जो रॉचडेल प्रिंसिपल है उसमें लिखा है साफ साफ कंसर्न फॉर द कम्युनिटी। अगर आपने साथ याद रख लिया दिस, यहाँ पे सिंपल टेक्निक लगेगी, चूज द ऑड वन आउट, ऑड वन खुद ही बाहर जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 7 प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है, मतलब लिटरल वर्ड्स याद नहीं है कि इकोनॉमिक इमेंसिपेशन था या जनरेटिंग लाइवलीहुड्स की बात हो रही थी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो कि मकसद क्या है। यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन असल में वहां पे लिखा है कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग। जब आप कोऑपरेटिव का मेंबर बनोगे आपको कुछ ना कुछ देना है, आपको कुछ शेयर्स खरीदने हैं, तो वही बात यहाँ पे है। तो मैंने वो लिटरल वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं किए दोस्तों, लेकिन मकसद सेम है। अगर आप बोलोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये इमेंसिपेशन नहीं है, ऊपर इमेंसिपेशन था। ये देखिए ना गाइस, जेकेपीएसआई की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है। अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करिए, और इस प्रिपरेशन में विंग्स एक उड़ान आपके साथ है। गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसआई कोर्स। मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग्स एक उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ आरएस अकेडमी, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है जेकेपीएसआई। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से जेकेपीएसआई को दें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप, उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए ना, दिस इज इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, ये अलग चीज है। दिस इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, क्या आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो दोस्तों यहाँ पे कंसर्न फॉर एन इंडिविजुअल, दिस इज रॉन्ग, तो यही आपका सही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, विच सोसाइटी क्लेम्स। दोस्तों जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे ना, बी ए डिटेक्टिव, डिटेक्टिव बन जाओ। विच सोसाइटी क्लेम्स, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि दिस इज डॉक्यूमेंटेड या दिस इज रिटन, नहीं, खुद ही सोसाइटी क्लेम करती है कि मैं दुनिया की पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से एक हूँ। विच सोसाइटी क्लेम्स टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। दोस्तों मैंने आपको बोला था फेनविक जो है दिस इज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड, बट शोर पॉटर्स सोसाइटी इज which claims itself to be one of the earliest cooperative societies in the world। तो साफ साफ क्या है आंसर, क्या है, शोर पॉटर्स कमेटी। अभी तक क्या सीखा आपने 4 क्वेश्चंस में। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या सीखा, कॉन्सेप्ट पढ़ लो। दूसरे में क्या सीखा, ट्राई टू क्रिएट डिफरेंसेस, व्हाट वी कॉल, दूसरा पॉइंट इसमें लिख दिया ना आप। एरिया ऑफ फोकस इसमें क्या है दोस्तों, ट्राई टू क्रिएट डिफरेंस एंड ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। थर्ड सिंपल, एक तो कॉन्सेप्ट की बात है यहाँ पे, और चूज द ऑड वन आउट, ऑड वन को बाहर निकालो। यहाँ पे आपने क्या सीखा दोस्तों, क्लेम्स टू बी ओल्डेस्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको ये सीखना है कि क्लेम यानी बी ए डिटेक्टिव, यानी जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे डिटेक्टिव की तरह पढ़ लो। बहुत सारे बच्चों ने लगाया होगा फेनविक व्यूअर्स, फेनविक व्यूअर्स इज ए डॉक्यूमेंटेड, लेकिन यहाँ पे क्लेम कौन कर रहा है कि मैं ओल्ड हूँ। ये 1498 की, याद है ना आपको, 1498 मतलब बहुत पुरानी है। ये क्लेम खुद ही करती है कि मैं पुरानी हूं। तो बी ए डिटेक्टिव वाइल रीडिंग ए क्वेश्चन। मैं आपको टेक्निक्स भी बता रहा हूं, मैंने बोला था ना आपको लॉजिकल सॉल्विंग टेक्निक्स, तो ये वो टेक्निक्स है दोस्तों। लेनेक्स टाउन फ्रेंडली विक्चुअलिंग सोसाइटी ऑफ 1812 वाज अ टाइप ऑफ।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन टफ है कि लेनेक्स टाउन फ्रेंडली विक्चुअलिंग सोसाइटी ऑफ 18 एंड 12। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए, जैसे यूके कोऑपरेटिव, ठीक है। तो वहां पे आप देख लेना, यूके में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट। याद रखना मेरी बात, फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट। फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट जो है दोस्तों, इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर किए जाते थे आपके यूके में, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिट यूनियन। तो अगर आपको बस इतना पता है, दिस इज दोस्तों, यहां पे आपको कनेक्शन जोड़ना है कि फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट ऑफ यूके इज एसोसिएटेड विथ, इसने दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक्स की बात की थी। तो यहाँ पे एक ही चीज है जो कि बैंक्स के रिलेटेड है, ऊपर आप देख लो क्रेडिट यूनियन। तो रियल आंसर इज क्रेडिट यूनियन, 1812 में बनी थी। अब आप यहाँ पे क्या और सीख सकते हो? क्रेडिट यूनियन तो पता चला, अब आप ये देख लो कि सप्लाई कोऑपरेटिव्स के एग्जांपल्स क्या है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के एग्जांपल्स क्या है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स के एग्जांपल्स क्या है। ये जो अब आप अभी पढ़ोगे, मैंने आपको पढ़ाया एक टॉपिक टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, वहां पे और ये चीज और क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स में मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने यूके कोऑपरेटिव्स में क्वेश्चन पूछा। असल में खेल सारा ये है, फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट। दोस्तों ये जो चीज थी ये कोऑपरेटिव बैंक्स के रिलेटेड थी, और कोऑपरेटिव बैंक्स का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिट यूनियन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। दिस इज यूजिंग द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। यहां पे कौन सी टेक्निक लगेगी? प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। अगर आपको ये पता है कि फ्रेंडली सोसाइटी एक्ट किसके साथ जुड़ी हुई है, यहां पर फ्रेंडली नेम आ गया, तो दोस्तों यूजिंग द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज यू कैन इजीली टैकल दिस क्वेश्चन। मूविंग फर्दर, विल्हेल्म रेफसिन टाइप ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव मॉडल वाज अप्लाइड इन। आपको मैंने बोला कोऑपरेटिव बैंक्स को यूएस में बोलते हैं क्रेडिट यूनियंस, लेकिन ये क्रेडिट यूनियन स्टार्ट हुए थे आपकी जर्मनी में, जहां पे आपको याद है कि एक तो रेफसिन मॉडल था, एक शूज मॉडल था, शूज डेलिश मॉडल। तो शूज डेलिश दोस्तों मैंने बोला था अर्बन एरियाज में अप्लाई किया गया, और जो आपका रेफसिन है वो रूरल एरियाज में। इसमें मैंने एक कनेक्शन दिया था, आपको कनेक्शन देख लो क्या है। आर मीन्स रेफसिन, आर मीन्स रूरल। देख लेना वीडियोस फिर से एक बार, मैंने बोला है ये वीडियो में कि आर मीन्स रेफसिन, आर मीन्स रूरल। ऐसे आप इनमें एक लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं कि यूजिंग योर कॉमन सेंस यूज करो और चीजों को याद रखने के लिए लिंक्स बनाओ। आर मीन्स रेफसिन, आर मीन्स रूरल। अगर आपने इतना ही याद रखा था तो आराम से यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने बोली थी यहाँ पे कि शूज डेलिश वाज एसोसिएटेड विद अर्बन एरियाज, और दोस्तों आपका रेफसिन वाज एसोसिएटेड विद रूरल एरियाज। तो अगर आपने ये बात भी दिमाग में है कि सर ने एक बोला था अर्बन, एक बोला था रूरल, मतलब यहाँ पे ये तो आंसर नहीं हो सकता है, यानी रेफसिन अलग था, शूज अलग था। अब ये कंफ्यूजन है आपको कि अर्बन में कौन था, रूरल में कौन था, तो बोथ एंड भी ये तो बाहर ही जाएंगे, क्योंकि ऊपर दो में एक आंसर है, ये भी जाएगा दोस्तों। तो जितने आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओगे दोस्तों, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप चारों में से आंसर खोज कर रहे थे, आप किसी एक को टिक मारते चार में, तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी कि 25% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि आप डायरेक्ट तुक्का मार रहे हो, चार में चुन रहे हो। लेकिन जब आपने ये निकाल दिया, बोथ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सर ने बोला था एक अर्बन एरियाज के लिए, एक रूरल एरियाज के लिए। तो जब बोथ बाहर गया, अब आप तीन में से एक मार रहे हो तुक्का। तो अगर तीन में से एक मार रहे हो, नाउ प्रोबेबिलिटी इज 33%। 33% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, 66% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन जब आपने बोला, सर ने तो बोला था या तो अर्बन में है या रूरल में है, तो सेमी अर्बन सेमी रूरल दोनों बाहर, बच गए दो। तो दो में से अब एक मारोगे, या तो अर्बन मारोगे या रूरल मारोगे। दोस्तों आपकी प्रोबेबिलिटी पहुंच गई 50% कि या तो ये है या तो ये है। तो मेन मकसद जो इन टेक्निक्स का है, अपना दिमाग लगा के कॉमन सेंस यूज करके, मेन मकसद यही कि अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ। तो जितनी दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, जितने आप नीचे से ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओगे, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए ना, पहले आपको 25% चांसेस थे कि आपका आंसर सही हो, फिर 33 हो गया, अब 50-50 है। तो अगर आपने यहाँ पे भी पता है कि आर मीन्स रेफेसन, आर मीन्स रूरल,
तो 100% आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे ठीक हो जाएगा। Who propose sensible rules such as having a weekly account audit? किसने बोला कि वीकली ऑडिट होना चाहिए, 3 ट्रस्टीज होने चाहिए, और ना ही आपकी मीटिंग्स जो है पब्स में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टेम्पटेशन ऑफ ड्रिंकिंग प्रॉफिट्स होता है। आप पब में मीटिंग करोगे कोऑपरेटिव की, जो भी कोऑपरेटिव ने पैसा कमाया उसकी दारू पी लोगे, फिर कोऑपरेटिव तो घाटे में जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको बोला था। तो अगर आपने वो बात याद रखी थी कि मीटिंग इन द पब्स, उसने बोला था देयर इज टेम्पटेशन ऑफ ड्रिंकिंग द प्रॉफिट्स, तो दोस्तों ड्रिंकिंग से निकलेगा किंग। ड्रिंकिंग मीटिंग, उसने बोला नॉट हैविंग मीटिंग्स इन पब्स, पब्स में मीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे यू विल ड्रिंक द प्रॉफिट्स, आप प्रॉफिट पी लोगे। सो देयर इज टेम्पटेशन ऑफ ड्रिंकिंग द प्रॉफिट्स, तो ड्रिंकिंग, इन ड्रिंकिंग देयर इज किंग, तो आंसर इज विलियम किंग। तो ऐसे आप चीज़ों को, दोस्तों इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आप फेस वैल्यू पे ऐसे कुछ कनेक्शन जोड़ सकते हो। आर मीन्स रेफेसिन, आर मीन्स रूरल। सो इसने बोला था नॉट हैविंग मीटिंग्स इन पब्स, किसने बोला था? बिकॉज देयर विल बी टेम्पटेशन ऑफ ड्रिंकिंग द प्रॉफिट्स, किसने बोला था? ड्रिंकिंग, बोला था किंग ने, तो विलियम किंग। अब यहाँ पे और क्या सीख सकते हो आप? अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया है कोई बात नहीं, अब आप रॉबर्ट ओवन के बारे में पढ़ लो। देखो दोस्तों हर किसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। अब आप रॉबर्ट ओवन के बारे में पढ़ लो, अब आप एंड्रयू रेगन के बारे में पढ़ लो, एफडब्ल्यू रेफेसिन के बारे में पढ़ लो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, ये ऑप्शन भी पढ़ोगे, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, तो आपको साथ साथ में दोस्तों पूरा जो ये टॉपिक थे, 2 टॉपिक्स थे पहले यूनिट के, ये दोनों कंसोलिडेट हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, बस यही नाम खोजो जो भी लिखा है, वॉलंटियर डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, ये नाम खोजो, कहाँ लिखा है उसके बारे में पढ़ लो। एंटी कैपिटलिस्टिक इथॉस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, बार्टन, केमी, एटवुड, बविस्कार, कंसर्न फॉर एन इंडिविजुअल, ऐसे ही रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स, इनके बारे में पढ़ लो। हार्ट ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके बारे में पढ़ लो। फेनविक विवर सोसाइटी, इसके बारे में पढ़ लो। जब आप पढ़ते रहोगे दोस्तों, आप देख लो कि आपका पूरा का पूरा जो यूनिट है ना, आप कंसोलिडेट हो जाएगा। क्रेडिट यूनियन के बारे में पढ़ लो, सप्लाई कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ लो, जो भी इस पेपर में लिखी गई है ना चीजें, उनके बारे में पढ़ लो, बस दैट इज इट। फिर आपको दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट नोन कोऑपरेटिव विच वाज फाउंडेड इन 1752। 1752 में कोऑपरेटिव बन रहा है दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया। क्या नाम है उसका? तो दोस्तों मैंने आपको बोला था, ये 3 नाम जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बड़े नाम दिख रहे हैं, नाइट्स ऑफ लेबर, ऑर्डर ऑफ पैट्रन्स, बोस्टन्स वर्किंग मैन्स प्रोटेक्टिव यूनियन। तो यूनियन की बात हो रही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 1752 की बात है, इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइम्स। तो यहाँ पे सिंपल चीज जो है, दैट इज म्यूचुअल फायर इंश्योरेंस कंपनी की कंपनी बनी थी, जो म्यूचुअल इंश्योरेंस देते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी घर हैं, अगर किसी के घर में आग लग गई तो बाकी लोग जो है कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके उसको मकान बना के देते थे। दिस कॉल्ड म्यूचुअल फायर इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज अ सिंपल नेम। Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं। So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। नेम, बाकी नेम जो है दोस्तों बहुत बड़े बड़े नेम है, तो ये बाद में उभर के आ गए। तो यहाँ पे आपको क्या सीख मिल सकती है अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हुआ है? सो स्टार्ट रीडिंग अबाउट बोस्टन्स वर्किंग मैनेज प्रोटेक्टिव यूनियन क्या था, ऑर्डर ऑफ पैटर्न्स ऑफ हस्बेंड्री क्या था, नाइट्स ऑफ लेबर क्या था दोस्तों, म्यूचुअल फायर इंश्योरेंस कंपनी क्या था। तो ऐसे ही आपको चीजें अब कंसोलिडेट हो जाएंगी। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, सीखने पे फोकस करो कि गलत हुआ क्वेश्चन लेकिन सीख क्या सकते हैं।
ये क्वेश्चन भी दोस्तों सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन कि यूएस में पहली बार किसने रॉसडेल प्रिंसिपल्स यूज किए, कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड रॉसडेल प्रिंसिपल्स। दोस्तों इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ द पैटर्न्स ऑफ हस्बेंड्री। देखो मैंने बोला आप इसके बारे में पढ़ लो, जब आप इन 4 के बारे में पढ़ लोगे तो आपको ये चीज यहाँ पे पता चलेगी कि ऑर्डर ऑफ पैटर्न्स जो है ये पहली तो नहीं थी, लेकिन ये पहली थी इन द सेंस कि इसने रॉसडेल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। तो यहाँ से जब आप पढ़ोगे ना दोस्तों, अगर मैंने ये क्वेश्चन, ये नीचे वाला क्वेश्चन अगर मैंने पूछा होता है, दिस वन अगर मैंने पूछा होता या नहीं पूछा होता, लेकिन अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो ऑर्डर ऑफ द पैटर्न्स के बारे में आप यही चीज जान लोगे कि दिस इज द फर्स्ट यूएस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड द रॉसडेल प्रिंसिपल्स। अब क्वेश्चन आ रहा है फैक्चुअल। तो दोस्तों और एक सीख क्या मिल सकती है आपको कि सोसाइटीज के नाम, देखो ना मैं कहां से, हाँ सोसाइटीज के नाम। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, नेम ऑफ सोसाइटी, तो लिख लो फोकस एरिया नेम ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यहां पे मैंने क्या पूछा है दोस्तों, फिर से सोसाइटी पूछा है, तो लिखो टाइप ऑफ सोसाइटी, फोकस एरिया टाइप ऑफ सोसाइटी, कि जहां भी आपको टाइप्स ऑफ सोसाइटी दिखेंगी वो ध्यान से पढ़नी है। यहां पे रेफरेंस के बारे में बोल रहा है, तो लिखो एमिनेंट पर्सनैलिटीज। जहां पे भी आपको कोई नाम दिखेगा बड़ा नाम, तो वो पढ़ना है, याद रखना है। दिस इज अगेन अ न्यू फोकस एरिया। यहाँ पे दोस्तों अगेन मैंने विलियम किंग पे पूछा है, तो दिस इज अगेन इंडिविजुअल बेस्ड यानी इमिनेंट पर्सनैलिटी बेस्ड। दोस्तों ये वाली नेम ऑफ कोऑपरेटिव, तो लिख दो यहाँ पे नेम ऑफ कोऑपरेटिव। ये वाले क्वेश्चन में क्या लिखोगे दोस्तों, नेम ऑफ कोऑपरेटिव लिख दो। दिस इज डेट, डेट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए ना पहली बार यूएस में क्रेडिट यूनियन कब बना दोस्तों, इसका आंसर है 1908। तो डेट यहाँ पे लिखो, एरिया फोकस तो आप लिख ही रहे हो ऊपर से, तो इसमें एक पॉइंट डेट का भी जोड़ लो कि डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Women's League for the Spirit of Cooperation formed in 1883 met for the first time during the Cooperative Congress। यानी कोई भी कमिटी, याद रखो, लिखो फोकस एरिया, कमिटी, कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लेसेस कहां पे हुई थी, किस साल में हुई थी, वो भी लिखो दोस्तों, लिखो प्लेसेस। फोकस ऑफ एरिया नेक्स्ट इज प्लेसेस। तो कहां पे हुई थी 1883 की विमेन्स लीग फॉर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, जिसका बाद में नाम पड़ गया क्या, विमेन्स गिल्ड, जिसको विमेन्स गिल्ड बोलते थे दोस्तों। तो ये चीज जो है कब बनी दोस्तों, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव विमेन्स गिल्ड। तो कोऑपरेटिव विमेन्स गिल्ड कब बनी थी दोस्तों, 1883 में बनी थी, लेकिन उससे पहले इसकी एक मीटिंग हो गई थी, एक कांग्रेस हो गया था इसका 1883 में। वो कहां पे हुआ दोस्तों, वो हुआ एडिनबर्ग। एडिनबर्ग इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। अब यहां पे और क्या सीख सकते हो, एबरदीन में क्या था, शोर कमेटी, शोर पॉटर्स कमेटी एबरदीन में बनी थी। अब पेरिस में आपको देखना है क्या कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को लेकर कोई चीज मेंशन है, बॉन, क्या इस प्लेस के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई है, कोई इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां पे, ये चीजें आपने देखनी है। तब जाके आपको चीजें कंसोलिडेट हो जाएगी, रिटेन हो जाएंगी, याद रहेंगी, ऐसे नहीं रहती है याद। अब देखो फिर से पर्सनैलिटी मैंने पूछी, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नीचे पर्सनैलिटी। यूएस नेशनल कोऑपरेटिव बिजनेस एसोसिएशन, दिस एन ऑर्गेनाइजेशन, लिखो फोकस एरिया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की, नीचे नाम है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ऊपर देख लिया उसका, तो उसमें रोल था म्यूचुअल फायर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है हो गए। जेरूसलेम वेनिक, जेम्स वॉरबेस, बेंजामिन वार्ड, ये आपको याद है, वो जो थेरी दी थी जनरल थेरी एंड इकोनॉमिक थेरी। तो यहाँ पे आंसर है डॉक्टर जेम्स वॉरबेस। तो इमिनेंट पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन, फोकस एरिया, इनके बारे में पढ़ लेना, आगे क्वेश्चन आएगा जनरल थेरी किसने प्रोपाउंड की थी। तो वो भी अभी यहाँ पे ये एक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आंसर तो ये है, लेकिन बाकी 3 कहाँ जाएंगे, बाकी 3 को पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगली बार यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव्स आर फॉर्मड इन 1830 इन द यूके बट आर स्टिल ट्रेडिंग टुडे। कौन सी कोऑपरेटिव यूके में बनी थी 1830 में, लेकिन अभी भी वो चल रही है। दोनों दोस्तों वो तीनों की तीनों है, यानी हार्ट ऑफ इंग्लैंड याद रखना है, गैलाशील्स, हैविक। सो अगेन नेम्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव का नाम याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको फोकस एरिया बता रहा हूं,
कि क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स वाज ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, किसकी थी? 10 वीवर 20 अदर पीपल, तो वीवर्स। दिस इज शोर पॉटर्स, ठीक है। टोनी ब्लेयर्स कोऑपरेटिव कमीशन ऑफ 2000 अंडर जॉन मॉन्क्स। आप तो वेट कर रहे होगे ये पूछेगा टोनी ब्लेयर का कमीशन जो है वो किसके अंडर था, आप इसका वेट कर रहे होंगे, लेकिन मैंने यहीं से बता दिया। आप वेट कर रहे होगे कि ये बताएगा डेट कब हुआ था, वो भी मैं यहीं से बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्या रेकमेंड किया। तो इंपॉर्टेंस कोऑपरेटिव कमीशन, कोऑपरेटिव किसके अंडर बना था, किसने बनाया, कब बनाया, लेकिन सवाल है रिकमेंडेशन। क्या रिकमेंडेशन दी दोस्तों? मर्जर ऑफ होलसेल सोसाइटीज विद रिटेल सोसाइटीज, ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बाद में हुआ था। मर्जर ऑफ रिटेल सोसाइटीज विद ट्रेडिंग सोसाइटी, मैंने बोला था कोऑपरेटिव रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप, कोऑपरेटिव ट्रैवल ट्रेडिंग ग्रुप, ये तो बाद में उभर के आ गई जब इसने रिकमेंडेशंस दी थी। लेकिन इसने रिकमेंडेशन क्या थी दोस्तों, पढ़ लेना। इट्स मेन रिकमेंडेशन वाज ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग ऑफ रिटेल सोसाइटी, जिसकी वजह से फिर होलसेल सोसाइटी रिटेल सोसाइटी से जुड़ गई, फिर रिटेल सोसाइटी ट्रेडिंग के साथ जुड़ गई और लास्ट में कोऑपरेटिव ट्रैवल ट्रेडिंग ग्रुप भी बन गया। लेकिन इसकी रिकमेंडेशन ये तो बाद में हो गया। इसकी रिकमेंडेशंस की वजह से दीज थ्री ABD, these were the effects or consequences of the recommendation, but the recommendation was organization and marketing of retail societies दोस्तों। तो आप पढ़ लेना कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी के बारे में, कोऑपरेटिव रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप, कोऑपरेटिव ट्रैवल ट्रेडिंग ग्रुप। सिटीजन्स कोalition फॉर इकोनॉमिक जस्टिस, civil society and the entrepreneur response against the traditional inequalities in developing countries emerged in which of the following country? किस कंट्री में हुआ था दोस्तों? फैक्चुअल क्वेश्चन है। It emerged in South Korea। एशियन कोऑपरेटिव, जब आप पढ़ोगे कंटेम्पररी कोऑपरेटिव पढ़ लेना टॉपिक, उसमें एशियन कोऑपरेटिव्स के बारे में मैंने बात की है दोस्तों। तो एशियन कोऑपरेटिव्स अगर आपको याद होगा, एशियन तो आपको यूगोस्लाविया यहीं पे बाहर निकलेगा क्योंकि यूगोस्लाविया इज यूरोपियन कंट्री, बाहर दफा बच गई ऊपर 3, तो अब 33% चांस है कि आप जो भी मारोगे वो सही हो सकता है, 33%। तो दोस्तों अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ। जापान में सीकात्सु आया था तो ये भी बाहर गया। साउथ कोरिया, दिस इज द राइट आंसर। अब फिलीपींस में क्या आया था वो देख लेना आप, किसके अंडर वहां डेवलपमेंट्स लिखी है। अब देखो ICA, इसका वेट कर रहे होगे आप, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, रॉचडेल प्रिंसिपल मैं यहीं से बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये रिफॉर्मुलेट हो गए, रेटिफाई हो गए, उसको बोलते हैं मैनचेस्टर डिक्लेरेशन। आप वेट करोगे इस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने इसको डेट के साथ मिलाया कि कब हुआ था। वो डेट भी दोस्तों 85, 95, 2005, 2015, बहुत क्लोज, 5 हर किसी के पीछे है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा तेज रहना है। 1995 इज द रियल आंसर। मैनचेस्टर डिक्लेरेशन 1995 में हुई थी, डेट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ओके। सुंदरलैंड कोऑपरेटिव स्टोर वाज स्टार्टेड इन 1902 बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो सीकत्सु कंज्यूमर क्लब, देखिए ये अभी मैं बोल रहा था ये कोरिया में है, यहाँ पे पढ़ लेंगे आप इस चीज के बारे में। तो ये टेंशन मत ले लो कि गलत हो गया, ये देखो कि सीखेंगे क्या। मॉन्ड्रैगन ये स्पेन में है, अगर अगली बार क्वेश्चन बनेगा तो पता चलेगा आपको स्पेन में है, क्योंकि आपका गलत हो गया ना। अब आप पढ़ोगे मॉन्ड्रैगन कहाँ है, व्हाट इज द रियल आंसर। रियल आंसर ही नहीं ढूंढना है कि दिस इज द राइट आंसर। कोऑपरेटिव वुमेन्स गिल्ड ये तो है, लेकिन बाकी 3 के बारे में पढ़ लो दोस्तों। मॉन्ड्रैगन स्पेन में, सीकत्सु, मॉन्ड्रैगन जो है कारपोरेशन है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, ये तो एंटरप्राइज है। सीकत्सु कंज्यूमर क्लब कोऑपरेटिव जो है ये वही सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी रेस्पॉन्स। सिटीजन कोalition फॉर इकोनॉमिक जस्टिस, दिस इज सिविल सोसाइटी रेस्पॉन्स। कोऑपरेटिव वुमेन्स गिल्ड, दिस इज कोऑपरेटिव फेमिनिज्म। तो इसी ने सुंदरलैंड कोऑपरेटिव खोला था 1902 में। अब देख लो, द विलेज कोऑपरेटिव्स व्हिच ऑपरेटेड इन रशिया सिंस प्री सर्बडन टाइम्स टिल 20th सेंचुरी आर नोन एज। देखिए अब आंसर तो पता नहीं है, अब आपको पता चलेगा। दिस इज अबश्चिना, जिसको मीर भी बोलते हैं, मीर। तो ठीक है ये हो गया, लेकिन ऊपर के बारे में पढ़ लो ना, मिड वेस्ट मंग, दिस मीन्स को डिटर्मिनेशन, जर्मनी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। को डिटर्मिनेशन कोऑपरेशन का दूसरा नाम है। कलेक्टिव नोए, दिस इज कोलखोज, यानी कम्युनिटी एग्रीकल्चर इन रशिया, दिस वाज वेरी क्लोज, ये भी रशिया में है बट इट इज कम्युनिटी एग्रीकल्चर। जब आपको पता है मिड वेस्ट मंग जर्मनी में है, रशिया की बात हो रही है, तो दफा करो इसको।
कलेक्टिव नोए कोलखोज आपको पता है कम्युनिटी एग्रीकल्चर है, दफा करो इसको। पेरिस्ट्राइका, दिस इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी, रशिया में हुई थी। ये तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, तो इसको भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपका आंसर जो बच रहा है दोस्तों दैट इज ओबस्चिना। ओबस्चिना जो है इट इज द नेम ऑफ विलेज कोऑपरेटिव जो प्री सर्बडम टाइम से आपकी 20th सेंचुरी तक रशिया में पाई जाती थी। आप देखो क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवन, फिर से एमिनेंट पर्सन भी पूछ रहा हूं, नीचे प्लेस है, तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। प्लेस यानी नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस। बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम इसने कहां पे अप्लाई की। अगर आपको पता होगा कि इसने लास्ट में 2 जगह किया था, ऑर्बिस्टन इन स्कॉटलैंड एंड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ये 2 जगह पे लास्ट में किया था, ये दोनों फेल हो गए। अगर आपको बस इतना ही पता है। रॉचडेल तो खुद ही बाहर जाएगा क्योंकि इसकी कोई एसोसिएशन है ही नहीं ऊपर वाले के साथ, यानी रॉबर्ट ओवन के साथ। तो राइट आंसर इज न्यू लनार्क। तो दोस्तों जो आंसर्स है ये थोड़ा आपको अपने लॉजिकल सॉल्विंग जो है वो पढ़ानी है, थोड़ा गेस वर्क बढ़ाना है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करनी है। और सबसे बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको कंसोलिडेट करना है। जो भी ये टर्म्स इस 20 क्वेश्चंस में है, 20 क्वेश्चंस में दोस्तों है तो 20 क्वेश्चन, लेकिन 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन मीन्स 80। तो यहाँ से आप 80 MCQs के बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ से दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर बस आप इतने ही नाम पढ़ लोगे ना जितने मैंने इसमें लिखे हैं, ये जो भी ऑप्शन है सारे के ऑप्शंस पढ़ने हैं ना एक बार, और इनको समझने की कोशिश करना, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स बनाना दोस्तों, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपने पढ़ लिया खुद, आपने लेक्चर भी देख लिए, ठीक है, आपने टेस्ट भी किया, लास्ट में आपको इसको कंसोलिडेट करना है। इन चीज़ों के बारे में शॉर्ट नोट्स बना, जो भी चीज़ें हैं, एंड यू आर डन। आपका ये वाला यूनिट ख़त्म है। इस यूनिट से और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इन्हीं के बीच में क्वेश्चन घूम सकता है दोस्तों। और जो भी आगे चीज़ें ज़रूरी है उन पे हम फिर वैल्यू एडिशन वगैरह कराएंगे। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप इस चीज़ से, इस डिस्कशन से दोस्तों समझने की कोशिश करो कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। ऑल द बेस्ट।